नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। और हिंदी के इस प्रकरण में अभी तक शब्द भेद ही चल रहा है, क्योंकि शब्द भेद हिंदी व्याकरण का एक बहुत बड़ा भाग है। बहुत सी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आज जो शब्द भेद चलेगा वो है रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द। यहाँ से क्या क्या परीक्षा में आता है ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। वो आपसे पूछेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो चार बताइएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अगला आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, जिनको आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कहते हैं। इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। परीक्षा कोई भी हो, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, यदि उसमें हिंदी सब्जेक्ट आना है तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द के बारे में जरूर जानकारी होगी। आपकी जानकारी को और क्लियर कर दें, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं और वर्णमाला के बाद फिर हम आते हैं शब्द भेद पर। वर्ण भेद से कहाँ आते हैं? शब्द भेद पर। तो ये पूछा जाता है कि शब्द निर्माण की कितनी इकाइयां हैं। यानी वर्णमाला में आपने वर्ण तो पढ़ लिए, छोटा बड़ा पढ़ लिया, सारे अक्षर पढ़ लिए। अब वर्ण से शब्द बनेगा कैसे? तो आप कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों को जोड़कर शब्द की रचना होती है। लेकिन वर्ण से शब्द बनेगा कैसे? तो वर्ण से शब्द बनाने की चार विधियां हैं, जो आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं, जिन्हें हम कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इस पर चर्चा की जा चुकी है। इसको एक बार फिर इसलिए बता दिया जाता है ताकि पुरानी बातें भी, पुरानी चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएं। तो अगर पूछा जाए कि शब्द निर्माण की कितनी इकाइयां हैं, ये क्या है? इस शब्द निर्माण की इकाई है शब्द निर्माण की इकाई। यानी वर्णों से शब्द कैसे बनेगा? तो वर्णों से शब्द हम या तो संधि के द्वारा, या समास के द्वारा, या उपसर्ग के द्वारा, या प्रत्यय के द्वारा बनाते हैं। तो जब हम इनसे शब्द बनाते हैं वही प्रक्रिया रचना कहलाती है, शब्दों की रचना। तो शब्दों की रचना के आधार पर ये शब्द हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे केवल यौगिक और योग रूढ़ शब्द बनते हैं। रूढ़ शब्द बने बनाए होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चार शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। इन चारों से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो या तो वे यौगिक बनते हैं या योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द हैं वो बने बनाए हैं, वो किसी के संयोग से नहीं बनाए जाते हैं। इस चीज को भी आप अपने दिमाग में अवश्य रखेंगे। अब इनको एक एक शब्द पर अलग से विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो था वो रूढ़ शब्द था। रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को परीक्षा में पहचानना, समझ पाना बहुत जरूरी है। अक्सर प्रश्न आता है कि किस विकल्प में रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में यौगिक शब्द का प्रयोग हुआ है, और किस विकल्प में योग रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। रूढ़ शब्द को हम परिभाषित करते हैं, जिससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है,
निश्चित अर्थ वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी इनके टुकड़े यानी विभाजन नहीं किया जा सकता है। कहाँ पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। इन शब्दों का विभाजन यानी इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, रूढ़ माने तो सवार या बैठा हुआ। हम लोग कभी इसे हमारे सबके परिवार की कुछ पुरानी प्राचीन परंपराएं होती हैं, तो उन परंपराओं को कहते रूढ़िवादी परंपरा। ये पता नहीं होता उसको किसने शुरू किया। जब हम अपने घर के बड़ों से पूछते हैं कि जो विधि है, कोई छींक दे बाहर ना जाना, बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे ना जाना, ये परंपरा किसने शुरू की थी, इस बात का कोई जवाब नहीं होता। पता नहीं पूर्वजों ने शुरू की होगी, पुरखों ने शुरू की होगी। तो इस परंपरा यानी वह परंपरा जिसकी स्टार्टिंग, जिसकी शुरुआत की जानकारी ना हो, केवल उसका निर्वहन किया जाता है, उसे रूढ़िवादी परंपरा या विचारधारा भी कह दिया जाता है। उसी से बना है रूढ़ शब्द। इन शब्द की उत्पत्ति का भी पता नहीं होता। यानी रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का एक निश्चित नाम होते हैं। इनका निश्चित अर्थ होता है, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, और इन शब्दों की उत्पत्ति का पता भी नहीं होता है। सूर्य को सूर्य किसने कहा था, चंद्रमा को चंद्रमा किसने कहा था, धूप को धूप किसने कहा था, बाकी से हाथ, नाक, मुंह, पृथ्वी, मंगल, सोमवार, बुधवार, ऐसी जो चीज़ें हैं ये किसने नाम रखे थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आम को आम किसने कहा, अमरूद को सबसे पहले अमरूद किसने कहा था, पता नहीं है। बस अमरूद एक निश्चित फल का नाम है, केला एक निश्चित फल का नाम है, सेब एक निश्चित फल का नाम है, आलू एक निश्चित सब्जी का नाम है। तो इस प्रकार से इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता। जैसे सूर्य, पृथ्वी, गंगा, यमुना, हाथ, आँख, धूप, छाँव, नयन, माता, पिता, ईश्वर, राम, कृष्ण आदि। यानी ऐसे शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता, इनका विभाजन हो नहीं सकता। ये शब्द क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के निश्चित नाम होते हैं। ये क्या होते हैं कि किसी वस्तु,
किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान के निश्चित नाम होते हैं। तो सबसे पहली यही पहचान है कि रूढ़ शब्द जो होते हैं उनका अर्थ निश्चित अर्थ होता है। सबसे पहली यही पहचान है। दूसरी पहचान है कि इनके टुकड़े, इनका विभाजन नहीं होता। तीसरा है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का निश्चित बोध कराते हैं। किसी ग्रह का नाम, किसी उपग्रह का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पहाड़ का नाम, ये सब नाम परंपरागत चले आ रहे हैं। बहुत पहले से इनका प्रयोग होता चला आ रहा है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आता है यौगिक। यौगिक शब्द, अब देखिए यौगिक शब्द का ही अगर हम विच्छेद करें तो क्या बनेगा? योग प्लस इक। यौगिक, योग प्लस एक यानी एक और जोड़ो, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक। परिभाषा लिखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने सामान्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। इन शब्दों का निर्माण इन शब्दों का निर्माण संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से होता है। तो अगर मैंने बताया था कि अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं, इस क्लास को देखते समय, वीडियो को देखते समय कोई कलम कागज आप अपने हाथ में रखे हैं, तो तत्संबंधित जो बिंदु है उसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं और उसको बाकायदा समझ भी सकते हैं। अब इसको आप समझिए। यौगिक शब्द क्या है कि दो या दो से अधिक, कम से कम दो शब्द तो होंगे तभी यौगिक बनेगा। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने, विशेष बात रखेंगे कि सामान्य अर्थ का बोध कराने वाले। रूढ़ कैसा था? विशेष अर्थ का, वो निश्चित अर्थ का बोध करा था। निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले, ये सामान्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। इन शब्दों का निर्माण
जैसा कि अभी आपको बताया था किससे होता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के संयोग से इनका निर्माण किया जाता है। अगर हमें दो शब्दों को आपस में जोड़ना है तो या तो हमें उनकी संधि करनी पड़ेगी, या समास बनाना पड़ेगा, या उपसर्ग लगाना पड़ेगा, या प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे जो बने शब्द होते हैं, जरा उन शब्दों को देख लेते हैं। इससे बने शब्द जैसे ऐतिहासिक, ये इतिहास प्लस एक के संयोग से बना ऐतिहासिक। ये स्पेशल किसी का अर्थ नहीं है, कोई भी ऐतिहासिक हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी ऐतिहासिक हो सकता है। विद्यालय, जहाँ शिक्षण कार्य होता है उसे विद्यालय कहा जाता है। भौगोलिक, भूगोल से संबंध रखने वाले स्थानों को भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। भौगोलिक हो गया। सामाजिक, उपदेश, राजकुमार, प्रत्यक्ष, प्रत्याशा, दैनिक, राजनीतिज्ञ आदि। आपके सामने जो भी शब्द लिखे हैं, या तो इनका निर्माण उपसर्ग से किया गया, या प्रत्यय से किया गया, या संधि से किया गया। विद्यालय का निर्माण संधि से है, इसका निर्माण प्रत्यय से है, इसका निर्माण उपसर्ग से किया गया है। लेकिन ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम नहीं है। राजनीतिक कोई भी हो सकता है, राजकुमार कोई भी हो सकता है, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, प्रत्याशा आशा से अधिकार, दैनिक रोजाना की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द कहा जाता है। अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, इसको भी परिभाषित करते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, और एक निश्चित अर्थ, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं,
प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। योग रूढ़ कहा जाता है। ये शब्द किसी न किसी के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची होते हैं। ये पॉइंट था, एक और पॉइंट कर देते हैं। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। आपको समझाने के लिए इस चीज को सरल से सरल किया जा रहा है, यानी इस प्रकार से बता, कोई एक किताबी भाषा नहीं है, फॉर्मली नहीं बताया जा रहा है कि एक चलो शब्द हो गया, उसकी भाषा हो गई और उसके कुछ उदाहरण हो गए। उन्हें इस स्तर तक उनका सरलीकरण किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार के बच्चों को ये बात समझ में आए। जिनका हिंदी परिक्षेत्र नहीं है उनके भी समझ में इस प्रकार के शब्द आ जाने चाहिए, यही उद्देश्य है। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या कहता है। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बने हैं, दो शब्दों के योग से तो यौगिक शब्द भी बना था, दो शब्दों के योग से बने हैं। सबसे बड़ी बात है, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। दो शब्दों के योग से बने हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। रूढ़ शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, यौगिक शब्द एक सामान्य अर्थ प्रकट करता है और योग रूढ़ एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, एक विशेषण। जो शब्द किसी का पर्यायवाची होता है वो पर्याय नहीं विशेषण होते हैं। हिंदी में बहुत से पर्यायवाची हैं, अनंत संख्या है पर्यायवाचियों की। इन पर्यायवाचियों का ज्ञान ऐसे समय समय पर होता रहता है। संधि पढ़ते हो तो बहुत से पर्यायवाची समझ में आ जाते हैं, समास पढ़ते हो बहुत से पर्यायवाची समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है यह शब्द किसी न किसी के पर्यायवाची होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी शब्द इसमें आएगा वो किसी न किसी का पर्याय अवश्य होगा। अगला लिखा है कि बहुब्रीहि समास में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी बहुब्रीहि समास में आने वाले सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द योग रूढ़ होगा वो किसी न किसी का पर्यायवाची अवश्य होगा, वो विशेष अर्थ अवश्य देगा, विशेषण होगा, और ये बहुब्रीहि समास में भी प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के जितने भी भाग हैं, जितने भी इसके चैप्टर हैं, वे सभी चैप्टर आपस में एक दूसरे से अंतः संबंध से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर चूँकि चल तो रहा है शब्द भेद, लेकिन बहुब्रीहि समास पर भी चर्चा हो रही है। इसमें आने वाले शब्द बहुब्रीहि समास के भी हो जाएंगे। अब उदाहरण देते हैं आपको। चक्षुश्रुवा, रश्मि रथी, धूम्रकेतु, मकरध्वज, अंशुमाली,
मृत्युंजय, चंद्रभाल, वज्रपाण, शाखामृग, पुलिसपाण, पंकज, कमलेश, धनेश, राकेश, वज्रायुध, नखायुध, पंचानन, चक्रपाण आदि। आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए सभी शब्द किसी न किसी के पर्यायवाची हैं। दो शब्दों के योग से यदि कोई पर्यायवाची बना है तो वह शब्द सदैव योग रूढ़ होगा और बहुब्रीहि समास भी होगा। फिर से समझ लीजिएगा, दो शब्दों के योग से यदि कोई पर्यायवाची बना है तो वह योग रूढ़ भी होगा और क्या होगा, बहुब्रीहि भी होगा। लिख देते हैं आपके लिए। दो शब्दों के योग से बना पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ एवं बहुब्रीहि समास होता है। इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी प्राप्त रहे, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। दो शब्दों के योग से बना पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है। अब ऊपर बोर्ड पे जो शब्द लिखे हैं ये पर्यायवाची हैं। हो सकता है इसमें कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता हो और कुछ शब्दों के अर्थ आपको ना पता हो। तो चलिए अब इनका आपको मीनिंग भी बता देते हैं। चक्षु श्रुवा, चक्षु माने आंख, आंख से सुनता है जो, यानी सर्प, सर्प का पर्यायवाची है चक्षुश्रुवा। तो चक्षु एक शब्द है, श्रुवा एक शब्द है, तो दो शब्दों के योग से बना है, सर्प का पर्यायवाची है। रश्मि माने किरण, रथी माने सवार, किरणों पर सवार है जो, यानी सूर्य। धूम्र, धूम्र माने धुआं और केतु माने झंडा। सार्वजनिक स्थलों पर क्या लिखा होता है, धूम्रपान मना है, धुआं पीना मना है। और केतु माने झंडा। देखिए मेरा उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं है कि हमने आपको एक शब्द लिखा, परिभाषा लिखी, दो चार छह उदाहरण दे दिए, इतिश्री हो गई। ये चीज़ आप कैसे आत्मसात करें, आपका अपना ये जो एग्जाम कोच का मंच है ये भरोसे का मंच है। बच्चे विश्वसनीयता के साथ जुड़ते हैं कि उनको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा और वे अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। तो आपका लक्ष्य जल्दी से आपको मिल जाए, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो,
यही प्रयास है इस मंच का, इस ऑनलाइन क्लास का, कि बच्चों को घर बैठे अच्छी से अच्छी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस बात का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिचितों को भेजें, इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें, जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। आपके द्वारा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना क्या करता है कि हम लोगों में और भी उत्साह जागृत करता है, ताकि हम अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ें, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उन तक पहुंचा सकें और वे अपने अभियान में, अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। चलते हैं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। केत माने बेटा झंडा होता है, लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछे कि झंडा का मतलब क्या है, झंडा का एक पर्यायवाची, मैंने कहा था पर्यायवाची अलग से नहीं पढ़ाए जाते, ऐसे पता चल जाते हैं। झंडा को चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह। झंडा का एक पर्यायवाची निशान भी है। झंडा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पहचान। झंडा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहचान। हमारे भारत का जो ध्वज है वो हमारी पहचान है। किसी भी पार्टी का, हर पार्टी का, दल का अपना अपना झंडा होता है, वो क्या है? वो उसकी पहचान है। किसी भी समाज का, सभा का, सोसाइटी का, और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना अपना एक सिंबल होता है, एक झंडा होता है। यानी झंडा का मतलब क्या होता है? पहचान। झंडा का शाब्दिक अर्थ पहचान होता है। तो ये आया, धुआं है पहचान जिसकी। धुआं किसकी पहचान है? बता सकते हैं किसका पर्यायवाची है? अगर आपसे कहा जाए धुआं है पहचान जिसकी, तो किसकी पहचान धुआं है? कैसे बताएंगे क्या इसका अर्थ हुआ? आग। जहाँ धुआं होगा, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि वहां पे आग जरूर होगी। कि धुआं है पहचान जिसकी, यानी धूम्रकेतु आग का पर्यायवाची है। मकर। मकर माने होता मछली, और ध्वज माने झंडा। जिसके ध्वज पर, जिसके झंडे पर मछली का चिन्ह है। लिखते जाइएगा इनको किताबों पे, कहीं भी है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं, कलम कागज लेके बैठे हैं, इनका मीनिंग्स भी लिख लीजिएगा। तो मछली है जिसके झंडे पर, यानी कामदेव। किसका मकर ध्वज पर्यायवाची? कामदेव का। अंश माने होता किरण, और माली माने होता संरक्षक। देखो, रश्मि माने भी किरण है और अंश माने भी किरण है। माली क्या करता है? पौधों की रक्षा करता है। तो अंश माली यानी किरणों का रक्षक, अर्थात सूर्य का पर्यायवाची है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, तो मृत्यु को किसने जीत लिया है? शंकर जी, यानी भोलेनाथ। चंद्र भाल, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, यानी किसके? शंकर जी के। तो ये मृत्युंजय भी शंकर जी का पर्यायवाची है, चंद्रभाल भी शंकर जी का पर्यायवाची है। वज्र पाणे, वज्र माने वज्र, एक हथियार है, वैसे वज्र माने कठोर होता है, वज्र का बिलो मृदुल होता है। पाणी माने हाथ, वज्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में वज्र है? यानी इंद्र जी का पर्यायवाची है। शाखा मृग, शाखा का जानवर, जो पेड़ की शाखा डाली होती है उसको शाखा कहते हैं। शाखा का जानवर, तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? बताएंगे? बंदर को, बंदर को शाखा मृग कहते हैं। कुलिस माने कठोर, और पाण माने हाथ। ध्यान दीजिएगा, कुलिस और वज्र एक ही बात है। वज्र माने भी कठोर और कुलिस माने भी कठोर। तो वज्र का ही पर्यायवाची कुलिस है, और आगे पाण लिखा, कुलिस पाण। तो किसका पर्यायवाची हुआ? अगर वज्रपाण इंद्र जी का पर्यायवाची है, तो कुलिस पाण भी इंद्र भगवान का पर्यायवाची है। पंक प्लस ज, पंक माने होता कीचड़, जा माने जन्मे, जो कीचड़ में जन्मे, यानी कमल। कीचड़ में कमल खिलता है, इसलिए पंकज कमल का पर्यायवाची है। कमलेश, ये गुण संधि है, कमला प्लस ईश। कमला माता लक्ष्मी जी को कहते हैं।
ईश माने स्वामी, लक्ष्मी जी के स्वामी, तो लक्ष्मी जी के स्वामी विष्णु भगवान हैं। तो कमलेश किसका का पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। धन प्लस ईश गुण संधि है। धन के स्वामी, धन का स्वामी कौन है? कुबेर। धनेश ये कई बार पूछा जा चुका है, किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है। राका प्लस ईश, राका माने रात होती है, चांदनी रात को, उजाली रात को, पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। तो रात के स्वामी राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। वज्र प्लस आयुध, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। वज्र आयुध, आयुध माने हथियार, वज्र है हथियार जिसका, तो वज्रपाण वही वज्रायुध, किसका पर्यायवाची हुआ? इंद्र भगवान का। नख आयुध, नाखून है हथियार जिसके। अब नाखूनों का प्रभाव, नाखूनों का प्रयोग हथियार के रूप में कौन करता है? शेर। नखायुध किसका पर्यायवाची है? शेर का। पंच प्लस आनंद, दीर्घ स्वर संधि, पांच हैं आनन जिसके, आनन माने मुख, पांच मुख किसके हैं? पंचानन शेर का पर्यायवाची है। पंचवटी जो रचना है उसमें लिखा है कि पंचानन गिर गुहा त्याग कर बाहर आए। चक्र और पाणी, चक्र माने चक्र, पाणी माने हाथ, चक्र है हाथ में जिनके, यानी विष्णु भगवान। इस प्रकार इन सभी शब्दों के आपको अर्थ भी बता दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कहीं कागज पे इसका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? मैं समझा पा रहा हूं आपको? चलते हैं इसके आगे। तो रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, ये सभी शब्द आपको बताए गए। अब ये सारे शब्द एक स्थान पर लिखे जाएं ताकि आप इनके फर्क, इनके अंतर को बड़ी आसानी से समझ सकें। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग, रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ बन जाए उसे योग रूढ़ कहा जाता है। ये क्या होता है? अविभाजित शब्द होता है, अविभाजित, यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है और इसका एक निश्चित अर्थ होता है। कैसा अर्थ होता है? निश्चित, इसका एक निश्चित अर्थ होता है। इस निश्चित अर्थ वाला कोई भी शब्द आप यहां लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया गंगा, गंगा शब्द एक निश्चित शब्द है। ध्यान रखिएगा, जो रूढ़ शब्द हैं ये प्रायः व्यक्तिवाची संज्ञा में आ जाते हैं। व्यक्तिवाची संज्ञा में आने वाले शब्द भी रूढ़ होते हैं। अधिकतम ये शब्द एक वचन होते हैं, यानी इनका बहुवचन नहीं किया जा सकता है। प्रायः ऐसे शब्द इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है आपका यौगिक शब्द है। तो दो शब्दों के योग से बना और इसका एक सामान्य अर्थ होता है। कैसा अर्थ होता है बच्चा? एक सामान्य अर्थ होता है, जैसे विद्यालय। इसके बाद आता है योग रूढ़। ये क्या होता है? ये भी दो शब्दों के योग से बनता है। ये किसी संज्ञा का विशेषण होता है। ये किसी संज्ञा का विशेषण होता है और ये किस प्रकार का अर्थ प्रकट करता है? एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। किसी संज्ञा का विशेषण है तो ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। अब यहाँ पर कोई भी आप ऐसा शब्द ले लो जो इसका उदाहरण बनता हो।
जैसे मीन केतु, मीन केतु मछली का, वो मीन माने मछली, केतु माने होता है झंडा, मछली है जिसके झंडे पर कामदेव का पर्यायवाची है। यहाँ देखिएगा एक निश्चित अर्थ है, गंगा नाम की एक निश्चित नदी है और इस नाम की कोई भी नदी नहीं है। विद्यालय जहाँ कहीं शिक्षण कार्य होता है उन सभी को विद्यालय कहते हैं। ये कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ये सामान्य अर्थ है। सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में विद्यालय होंगे, यानी जहाँ कहीं शिक्षण कार्य होता है उन सभी जगहों को विद्यालय कहा जाता है। अब मीन केत एक विशेष अर्थ है, यानी ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कामदेव। कामदेव देवता हैं, प्रेम के देवता हैं, ये उनका पर्यायवाची है। देखा आपने, सामान्य अर्थ, निश्चित अर्थ और एक विशेष अर्थ। एक और आपको तरीका बता देते हैं, इससे आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। यानी मेरा यही एक प्रयत्न है, एक प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो बिंदु हम लेकर के चले उसकी जानकारी आपको हो जाए, ताकि परीक्षा भवन में आप उसे बड़ी आसानी से हल कर सकें। तो ये था, जैसे मान लो आपसे कहा गया कमल के पर्यायवाची लिखो, कमल के पर्यायवाची लिखो, तो कमल का पर्यायवाची होगा पंकज, नीरज, सरोज, उत्पल, जलज, कोई और शब्द आया अगर इसमें कह दिया जाए कि कामदेव के पर्यायवाची लिखो, कामदेव नहीं, कुछ और ले लेते हैं। इंद्र के पर्यायवाची लिखो, तो इंद्र का पर्यायवाची होगा मकरध्वज, मीन केतु। ये इंद्र के कहाँ, इंद्र के होंगे वज्रपाणी, पुलिस पाणी, सचेंद्र, सचिन की पत्नी का नाम है सचेंद्र, वज्रायुध, फिर कहा गया सूर्य के पर्यायवाची लिखो, रश्मि रथी, अंशुमाली, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर। यहाँ ये सब लिखने के जो मतलब है, बस उस मेन उद्देश्य पे आइएगा। ये जितने भी पर्यायवाची हैं, किसके पर्यायवाची हैं? कमल के हैं। ये पर्यायवाची किसके हैं? कमल के हैं। तो कमल एक रूढ़ शब्द है और ये सभी योग रूढ़ हैं।
बस ये ध्यान देना है। ऐसे यंत्र एक रूढ़ शब्द है, सूर्य एक रूढ़ शब्द है। अब ये सभी क्या हैं, योग रूढ़ हैं। तो दो शब्दों के योग से बना पर्यायवाची योग रूढ़ होता है। अब जिसका पर्यायवाची होता है वो रूढ़ होता है। तो यहां पर देखिएगा, पंक प्लस ज, जो कीचड़ में खिले। दो शब्द है, पंक है, एक ज है, जो कीचड़ में खिले। अब ये शब्द इस पर्यायवाची, ये शब्द क्या हो गया, ये शब्द आपका हो गया योग रूढ़। और यह है किसका पर्यायवाची, कमल का, तो कमल हो गया रूढ़। तो जो पर्यायवाची होता है वो योग रूढ़ होता है, और जिसका वो यौगिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची दो शब्दों के योग से बना हो, पर्यायवाची सिंगल नहीं होना चाहिए। जैसे पानी पर्यायवाची जल है, तो जल योग रूढ़ नहीं है, जल सिंगल शब्द है, रूढ़ शब्द है। दो शब्दों के योग से बना पर्यायवाची ही योग रूढ़ शब्द होता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से हम रूढ़ शब्दों को, यौगिक शब्दों को, योग रूढ़ शब्दों को विधिवत समझ सकते हैं। अगर हम इनका अभ्यास करें, लगातार इनके अभ्यास में बने रहें, प्रश्नों को हल करते रहें, इससे जुड़ी चीज़ों को समझते रहें, सीखते रहें, तो परीक्षा भवन में अगर ऐसे शब्द आएंगे तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द आपके समझ में आया। और यदि आपके समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों दोस्तों को इसके बारे में अवश्य जानकारी दें। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।